जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है। आप और आज की एक जो क्लास आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज की ये क्लास आपकी एसएससी जीडी की है। ठीक है ना, एसएससी जीडी जो कि अभी वैकेंसी आई हुई है आपकी 2024-25 जो वैकेंसी आपकी रहेंगी उनके लिए क्लास है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि इसमें आप टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि किस डेट को क्वेश्चन पूछे गए और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है ना, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके ये हैं और बाद बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं वो उनसे रिलेटिव हैं कि आगे पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है ना, तो वो आपको वो 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये यहाँ पे दिया है कि जब शौक के लिए समय ना मिले तो समझ लेना लाइफ का वेस्ट चैप्टर शुरू हो गया है। और ये 100% सत्य है। और देखो फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका 27/2/2024 27/2/2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 को ये शाम के जो 5 बजे से 6 बजे तक का जो शिफ्ट रही थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तय करेगा कि क्लास को किस लेवल तक लेके जाना है और कितने आगे तक हम लोगों को जाना है साथ में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी की क्लास, जिसमें मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हिंदी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर के अंदर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिंदी का पेपर के अंदर, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी की भी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा और जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको सारे इसी तरीके से देता जाऊंगा। 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 10 आपके प्रीवियस और 20 जो होंगे वो आपको मिलेंगे उससे संबंधित। तो चलते हैं अपने क्लास में और पहला क्वेश्चन, और एक बार बोलेंगे जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, और बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR का पूर्ण रूप क्या है। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है। तो CRR का जो पूर्ण रूप है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो आपका ऑप्शन ए जो दे रखा है वो सही जवाब है। और यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं वाइट, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है और वो उधर वाइट है, इसलिए अलग कलर चल जाते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है, देखो आराम करेंगे, सभी क्वेश्चनों को 30 मिनट में हो जाएंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना, बिल्कुल। और सभी को नोट कर लेना। देखो फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आज थोड़ा इतना रुक के बता रहा हूँ कि क्वेश्चनों को नोट कर लेना दोस्त, ये आपके बहुत काम आएंगे। कल मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया था, एक भाई ने या बहन थी शायद, मुझे व्हाट्सएप किया था और मुझसे स्पेशली ये रिक्वेस्ट करा कि भैया आप अपना थोड़ा सा समय निकालिए और एसएससी जीडी के लिए आप ज़रूर क्लास लाइए, क्योंकि आपकी क्लास से प्रीवियस जो पेपर हुए थे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने कहा अगर आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं तो मैं आपको ज़रूर क्लास दूंगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक ग्रंथि जिसमें अतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं, तो वो कौन सी ग्रंथि है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो हो जाएगी अग्नाशय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है वो कितनी अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना यहाँ पे देखो 5 वर्ष, ज़्यादातर भाई मेरे 5 वर्ष लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना आपका सही जवाब ऑप्शन सी 6 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 6 वर्ष आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या होती है। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि देखो मैं रोज़ ऐसे ही आपको बता दिया करूँगा कि 27/2/2024 की शिफ्ट 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, मतलब कि लास्ट शिफ्ट में, उसका ये क्वेश्चन है, ये भी उसी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप याद कर लेना। तो आप सही बताएंगे द्रव्यमान, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आपकी उसी शिफ्ट में पूछा गया था कि वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। किस वर्ष में
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो याद रखना वो वर्ष था 1950। ऑप्शन बी जो है 1950 आपका सही जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर कोई चाहे तो मैं PDF इसका मतलब कि जो पेपर था उसका भी स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे याद रखना 1950, ये आप नोट कर लेना। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, क्योंकि ये पूछी गई थी। मैं आपको बताऊं इस पेपर में नहीं पूछी गई थी, लेकिन पूरे पेपर में प्रथम पंचवर्षीय योजना भी पूछी गई और किससे संबंधित थी? तो याद रखना कृषि से संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता में थी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो यहाँ पे किसके प्रकथन है ये संरक्षण का? बर्नौली का सिद्धांत। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तो सही जवाब आपका ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब ऊर्जा कर देंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बताओ, बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना कि इसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? देखो, वैसे देखना पानी में हाथ डाल के घुमाना पानी को, तो वो थोड़ा सा टाइट लगता है। कभी वो साबुन घोला है कभी, निरमा वगैरह, तो घुमाओगे तो बहुत टाइट लगेगा। जब वो फेना झाग हो जाएगा तो बहुत आराम से घूमने लगता है, देखा होगा। तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो दिया गया है कि किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? तो किसे ठुमरी की रानी माना जाता है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा गिरजा देवी। ऑप्शन ए जो है गिरजा देवी आपका सही जवाब हो जाएगा। बछेंद्री पाल जी जो हैं ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये याद रखना, बछेंद्री पाल। और जो संतोष यादव हैं वो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला बनी। तो ये भी आप ध्यान रखना। सरोजनी नायडू जी से याद रखना कि ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण है? तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? तो हम सभी को पता है कि भैया CFC पहुंचाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रश्न का जो जवाब है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रहेगा ना। CFC सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, है ना। सूर्य से निकलने वाली जो किरणें, हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है, और इसे क्लोरोफ्लोरो जो है वो हानि पहुंचाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये प्रश्न मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, वन जो है ये भाई कृत्रिम नहीं, कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ। कृत्रिम जो है जिसे आप मानव द्वारा बनाया हुआ, और प्राकृतिक जो है भगवान द्वारा बनाया हुआ, है ना। तो यहाँ पे कृत्रिम क्या है भाई? वन जो है ये भगवान द्वारा बनाया हुआ है। मक्का का खेत, भाई हम जब मक्का गए वहाँ पे खेत में काम किया, बोए, तब मक्का हुई, तो वो मक्का का खेत हुआ। मतलब कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये भी भैया आपकी 27 तारीख के पेपर में पूछा गया था, जो कि 5 से 6 बजे के बीच में चला था। उसी शिफ्ट का पेपर था। देखो 10 क्वेश्चन है उस शिफ्ट से। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका क्या होगा सही जवाब। ये प्रश्न पूछा गया है कि बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आप क्या बताएंगे? तेलंगाना से है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और देखो तेलंगाना, और ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश भी दिया होता तो भी सही जवाब हो जाता, क्योंकि कुछ क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, और ये पुष्प उत्सव है। क्या है? पुष्प उत्सव है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखो, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उससे बोलते हैं भैया बहिर्मंडल। ऑप्शन सी। और देखो दूसरी चीज़ याद रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है कि 27 किलोमीटर तक
जो वायुमंडल है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, ऐसे कुछ प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक और बता देता हूँ आपको। जो समताप मंडल है इसमें वायुयान उड़ा करते हैं, जो वायुयान हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। पूछा जा सकता है कि वायुयान कौन से लेयर में उड़ते हैं, तो यह बता देना समताप मंडल में। देखो यहाँ पे दिया है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो गोंड जनजाति, इनमें से आपका सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि 1953 में बना था। और इसका गठन जो है 1956 में हुआ था। कहाँ से ये 1956 में हुआ था, लेकिन बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था। मणिपुर से कोई जनजाति अगर आपको याद आ रही हो तो बताओ, मणिपुर से तो याद रखना, मैंने एक बार आपको आरपीएफ के क्लास में बताया था, कुकी जनजाति है ना, कुकी जनजाति जो है ये मणिपुर में निवास करती है। तमिलनाडु में बताओ कोई जनजाति अगर आपको याद हो, तमिलनाडु में तो याद रखना टोंडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में निवास करती है। अगर मैं आपसे सबसे ज़्यादा पूछूं कि सबसे ज़्यादा जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है, तो आप बताएंगे भैया उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, भाई अनुसूचित जातियां जो हैं, देखो माफ़ी चाहते हैं, अनुसूचित जातियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, अनुसूचित जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ये भी आप ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में। तो ये देखो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट था और मैंने आपको इसीलिए पूरा बताया। तो यहाँ पे दिया है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य कौन सा है। भाई जनसंख्या में सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश है, ये तो हमें पता है कि भैया पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आपका बिहार आ जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और चौथे नंबर पे आपका कौन आता है, पश्चिम बंगाल। तो याद रखना सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है बताओ, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि गंगा की लंबाई भी याद रखना 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, माफ़ी चाहते हैं, सबसे लंबी नदी है और भारत की पवित्र नदी है, ठीक है ना। और देखो जो ब्रह्मपुत्र है इसकी जो लंबाई है वो याद रखना 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर, तिब्बत से निकलती है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आज अब मुझे लगता था कि आपके लिए SW भी होना चाहिए, पहली क्लास है ना। यहाँ पे है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है और दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी अगर समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने भाई को जरूर बताएंगे। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये आपके 27/2/2024 के पेपर में 5 से 6 बजे के बीच में जो शिफ्ट चली थी पूछा गया था, है ना। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अब यहाँ पे रोज़ कराऊंगा मैं 10 क्वेश्चन प्रीवियस और 20 क्वेश्चन उनसे संबंधित। आप मेरे साथ रोज़ जुड़ेंगे, ये मुझे भरोसा है। भाई को यार लाइक वाला बटन दबाएंगे मेरे साथ। आज पहली बार जो भी दोस्त जुड़े हैं लाइक वाला बटन दबा के अपना प्यार मोहब्बत और अपना सपोर्ट इस भाई के लिए ज़रूर जाहिर करेंगे। और साथ में यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और हो सके तो यार क्लास को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो अभी पेपर हुआ था। और यहाँ पे याद रखना कि भगवती चरण बहोरा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य जी से याद रखना अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित थी, ये किसने, चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम एक विष्णुगुप्त और दूसरा कौटिल्य, ये भी आप ध्यान रखना। चाणक्य जी जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ये भी आप याद रखना। उनके ये प्रधानमंत्री थे, ये भी आप याद रखना। उनके गुरु भी थे, उन्हें इन्होंने गुलाम से क्या बनाया, सम्राट बनाया। एक गुरु ही है जो गुलाम से सम्राट बनाने की क्षमता रखता है,
दिया गया है कि समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 1000 मीटर। ऑप्शन ए जो है सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रोज़ की तरह मैं कहूँगा कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो दोस्त बिल्कुल सफ़र जारी रहेगा और तब तक नहीं रुकना है जब तक सफलता ना मिल जाए। मैंने मेरा वो देखा होगा, बैनर लगा रखा है मैंने चैनल के पीछे कि जान लगा दो या फिर जाने दो। तो बिल्कुल सही बात है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है ना। बीच में हो जाएगा या देख लेंगे या हो सकता है या इस बार कोशिश करेंगे या पेपर दे के देखेंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होता। जो सिलेक्शन लेने जाएगा वो कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ घर पे रातों दिन मेहनत करेगा और पेपर में जाके एक बेहतर स्कोर बनाएगा और ले जाएगा नौकरी। देखो यहाँ पे दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है बताओ भाई। तो यहाँ पे याद रखना किलिमंजारो है, ऑप्शन सी किलिमंजारो। ये माउंट एल्ब्रुस जो है, माउंट एल्ब्रुस, ये बताओ ये कहाँ पर है। तो ये याद रखना जो माउंट एल्ब्रुस है ये यूरोप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यूरोप का। तो यूरोप भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यूरोप का सबसे उच्च पर्वत शिखर। और देखो एशिया का अगर पूछेंगे या फिर दुनिया का, तो वो तो माउंट एवरेस्ट है ही, 8848 इसकी मीटर ऊंचाई है। और ये कहाँ पर है, जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, ठीक है ना, सागर मत्था के नाम से वहाँ जाना जाता है। और देखो यहाँ पे दिया है राजा राम मोहन राय जी ने किसकी सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय जी ने किसकी सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और इसे पता है इसे कब किया गया था, तो वो भी याद रखना 1829 में किया गया था। और मैंने एक दिन आपको बताया भी था, देखो मुझे कैसे याद, आज भी वही डिक्टो शब्द बोलूँगा कि इन्होंने इनके जो बड़े भैया थे वो ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। जब वो एक्सपायर हो गए तो उनके साथ में इनकी जो भाभी जी थी वो सती प्रथा चल रही थी भाई। तो सती प्रथा का मतलब होता है कि जब पति को चिता पे बिठाया जाएगा तो औरत भी उसके मतलब बिठाया नहीं लिटाया जाएगा जब, तो उनके साथ में उनकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी चिता में बैठ के ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रथा थी। इन्होंने देखा जब अपना कोई होता है तो यार दुख तो होता ही है। जब इन्हें वो दुख हुआ, इन्होंने देखा कि ये प्रथा वाकई में बहुत गलत है, तो इन्होंने इसका विरोध किया और इसे 1829 में जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखो 1830 भी याद रखना, 1830 में ठगी प्रथा का बिल्कुल अंत कर दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दिया गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। देखो भैया 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट में कब पूछे गए थे, लेकिन आज की क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना लियाकत अली जी इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से, झांसी से नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और दिल्ली से किसने किया था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने किया था, ठीक है ना, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने किया था। और इन्हें पकड़ के बहादुर शाह जफ़र को रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था। रंगून कहाँ पड़ता है, वर्मा में पड़ता है, जो कि म्यांमार, ठीक है ना, जिसका नाम अब म्यांमार है। तो ये भी आप याद रखना। और ये 1857 की क्रांति का सबसे पहले किसे फांसी दी गई थी, तो वो मंगल पांडे जी को दी गई थी, ठीक है ना, मंगल पांडे जी को दी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक सिपाही थे जो कि अंग्रेज़ों की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे, ठीक है ना, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। और इन्हें फिर क्या किया गया, फांसी दे दी गई। और पता है ये एक सिपाही विद्रोह था, क्या था, एक सिपाही विद्रोह था। और सिपाही विद्रोह क्या था कि चर्बी युक्त कारतूस वहाँ पे मिले थे यूज करने के लिए, जो कि पता प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो उसमें आएगा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, जो कि भाई गाय और सूअर की चर्बी से बने थे कारतूस। अब उसमें हिंदू मुसलमान सब थे भाई जो सिपाही थे। अब उन्हें अपने मुंह से खोलना पड़ता था यार, मुंह से खोलने से मना कर दिया, कोई भी होता मना कर देगा, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने, भाई अंग्रेज़ तो वैसे तानाशाही में रहते थे, उन्होंने जब अपनी तानाशाही दिखाई तो यहाँ तो ठहरे देसी भाई। अब देसी उठा के पेल दिया कि नहीं तो नहीं, भाग जाओ यहाँ से, देश हमारा, हम बताएंगे कैसे रहना है, तुम थोड़ी ना बताओगे, भगा दिया देश से।
है ना। ये क्रांति चली फिर और 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1947। और देखो यहाँ पे दिया गया है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, गयासुद्दीन तुगलक। चंद्रगुप्त मौर्य तो मैंने अभी आपको बताए थे ना कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, और श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना अनुसार ... की आबादी के साथ हिंदू 79.80% हैं। तो कितने की आबादी से के साथ, यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है 50 करोड़, 70 करोड़ या 90 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू जो हैं वो 79.80% हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं कोई अपने पास से नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके 27 तारीख के पेपर में पूछा गया है। ये आपका 27 तारीख के पेपर में पूछा गया था उसी शिफ्ट में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आना है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में डाल के ही पेपर देने जाना है। और यहाँ पे देखो दिया गया है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है या जाएगा। तो जाएगा तो नहीं, क्योंकि अब शायद बन चुका है, ये तो स्थापना हो चुकी है। तो आप वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो आप याद रखना ये जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा तेलंगाना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है भैया लोग। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो भैया ये रानीखेत में है। रानीखेत मतलब उत्तराखंड, ठीक है ना, रानीखेत मतलब उत्तराखंड। रानीखेत में जा चुका हूँ टीए की भर्ती देखने, टीए की भर्ती देखने गया था रानीखेत। रानीखेत वाकई में बहुत अच्छी जगह है और यहाँ घूमने लायक है और यहाँ जाना चाहिए। और चलते हैं, देखो देहरादून में, याद रखना देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है, और लखनऊ में आपका वो है वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, है ना। तो ये भी आप अनुसंधान संस्थान भी ध्यान में रखना है। प्रशिक्षण अभ्यास AFINDEX का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भैया ये प्रशिक्षण अभ्यास है कौन देशों के बीच में होता है, ये आर्मी एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। और मैं बता दूं ये ना, ये पुणे में हुई है, ऑप्शन बी। और ये भारत और किसके साथ में, अफ्रीका के बीच में। देखो यहाँ पे नाम से भी पता चल जाएगा, A और F मतलब कि अफ्रीका, IND मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, है ना, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। तो याद रखना ये कहाँ पर हुई, पुणे में हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। छत्रवेय संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता राज्य कौन है। छत्रवेय संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता राज्य जो है वो कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना जो विजेता है वो है कर्नाटक, और जो उप विजेता है वो कौन है, तो वो हो जाएगा आपका मेघालय। भैया कौन है, मेघालय है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ, बताओ इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना इसका आयोजन सऊदी में हुआ था। कहाँ, सऊदी अरब में, मतलब सऊदी में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा, देखो ये भी आपका 27 तारीख के पेपर में उसी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखना लेबनान ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, बताओ फटाफट। तो याद रखना 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को गोली मार के नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी ना, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बोला गया है
कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन करोड़ा संबंधित है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन करोड़ा संबंधित है। भाई ऑपरेशन करोड़ा जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको याद हो म्यांमार में तूफान वगैरह जो आया था ना समुद्र में, है ना ध्यान, तो याद रखना ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो मैं साथ में यहाँ पे आपको बता दूं कि आज जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़े होंगे वो सब न्यू दोस्त होंगे मेरे, है ना। तो आप एक बार पहले तो इस क्लास को लाइक करेंगे, उससे ये पता लगेगा मुझे कि कितने दोस्त क्लास देखना चाहते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या करोगे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा आपको बता दूं, थोड़ा सा यार इस क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और हमारे तो बहुत से ऐसे ग्रुप हैं ना, पुराने रेसर, इंडियन आर्मी लवर, है ना, ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो उनमें यार थोड़ा सा लिंक को शेयर कर देना, बोल देना। मिलते हैं सभी दोस्त अपने अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर बताना कि क्लास आज की आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।